थैंक यू सो मच जयंत सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे अवसर दिया बोलने के लिए फिर से। और सभी जितने भी जीनियस लोग हैं इसके फाउंडर मेंबर से लेकर के और बिल्कुल आज जुड़े हुए एक नए आदमी तक मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ क्योंकि हम सभी इस परिवार का हिस्सा हैं, इस टीम का हिस्सा हैं। मैं अमर भाई हैं यहाँ पर, जयंत जी हैं, विजय पंडित सर, फिर केबी दुर्गा सर, सूर्यवंशी सर, जितने भी लोग हैं मैं सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे सिखाने के लिए आप सभी लोगों ने कभी न कभी योगदान दिया है। तो आप सब लोग मेरे गुरु हैं, सुनील पंडित जी हैं यहाँ पे, मन्नू जी हैं यहाँ पे, आकाश जी हैं, मनीषा मैडम, तो आप सभी लोग जीनियस हैं सर, आप लोगों की बदौलत ये क्लास चलती है और इस क्लास से मैं भी सीख रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं चीज़ें सीखूँ तो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो टीचिंग वही होती है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को सीख जाते हैं और आप उस सब्जेक्ट को लोगों को सिखाने लगते हैं, तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है और आपका वैल्यू एडिशन भी होता है लाइफ में। आप देखिए यही वो स्कूल है जिनमें आप आ रहे हैं रोज़ और एक दिन आप इसमें लोगों को सिखाएँगे। तो लास्ट वीक हमने चर्चा की थी कि लर्न हाउ टू लर्न। इस हफ्ते हम बात करेंगे लर्न हाउ टू टीच क्योंकि सीखने के बाद हमें सिखाना भी तो है और सब जितने भी लोग होते हैं उनको सिखाना बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने के टॉपिक पर लेकर के चलूँगा। आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और यहाँ पे महिला शक्ति में बनीता नायक मैडम हैं, दलजीत चालकी मैडम और सुरेखा बने मैडम महाराष्ट्र से जो आती हैं। तो आप सभी जितने भी फीमेल टाइगर्स हैं, वो सभी का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि देखिए सुबह के कामकाज में मोर्चा इतना तगड़ा होता है कि समय निकलता नहीं है, लेकिन आप लोग समय निकाल कर के अगर आते हो तो बहुत बड़ी बात है ये। आप सभी का अभिनंदन। मैं सर स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है, उसके बाद फिर आप माइक म्यूट कर सकते हैं सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों को आज कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की तरफ लेकर के चलूँगा क्योंकि जो सीखना है वो काफ़ी लर्न किया आपने। मेरे ख़्याल से हम लोग जीवन भर लर्न करते हैं, लेकिन कई लोगों का मसला ऐसा होता है कि वो लोग सोचते हैं कि जब तक स्कूल डेज़ है तभी तक सीखना चाहिए, सीखने का विषय खत्म हो गया, स्कूल खत्म हो गया, अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो सीखना और सिखाना ये दोनों पैरेलली चलने वाली चीज़ें हैं क्योंकि जो हम चीज़ सीखते हैं, वो हम चीज़ डुप्लिकेट करने की तरफ ज़रूर जाते हैं, सिखाने की तरफ ज़रूर जाते हैं। डुप्लीकेशन का टॉपिक इसमें आएगा जो मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन आज मैं टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊँगा कि आप अगर सिखा रहे हैं तो आपको किन-किन इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसका महत्व क्या है, आप कैसे सिखा सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आज आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अलग पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग थोड़ा-सा गौर कीजिएगा क्योंकि सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसा नहीं है। आप लोग जाकर के रोज़ हज़ारों लोगों को सिखा रहे हैं, तो ये सिखाने के विषय में कितनी महारत चाहिए और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग जो है, हमने हमेशा स्कूल में मास्टर जी का डंडा देखा है, हाथ में किताब देखी है, यही हमने देखा है कि पढ़ना-लिखना मतलब स्कूल डेज़। लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है या निर्देश देता है। आप इसे यूँ समझिए कि आज भी मैं और आप किसी न किसी को सिखाते हैं या निर्देश देते हैं, इसी को शिक्षण कहा जाता है, इसी को टीचिंग कहा जाता है। शिक्षण को अगर कक्षा की स्थिति में देखें तो शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य माना जाता है। जो आप निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्योंकि देखिए इस वक़्त मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ ऐसा नहीं। आप लोग एक टीचर्स ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, आप वो टीचर्स हैं जो जाकर के आज कम से कम 4-4 लोगों को भी अगर सिखाएँगे तो 4000 लोगों को आप सिखाने वाले हैं। तो ये सीखने और सिखाने का जो इंस्ट्रक्शन देना है, एक-दूसरे को निर्देश देना है, यही शिक्षण की अवधारणा है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस शिक्षण की अवधारणा में कुछ स्किलफुल चीज़ें आपको चाहिए होंगी। शिक्षण का कौशल भी चाहिए होगा, तो शिक्षण के कौशल को आप यूँ समझिए कि शिक्षण कौशल वह प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक सब कुछ या तो मौखिक रूप से सिखाता है, इस वक़्त मैं आपको मौखिक रूप से भी सिखा रहा हूँ, लिखित और ब्लैक बोर्ड के उपयोग से करता है। आज ब्लैक बोर्ड पे लिखने का समय नहीं मिलता है हमें क्योंकि स्कूल बंद हैं, मैं कोई फिज़िकल सेमिनार में आपके सामने नहीं आ सकता, ब्लैक बोर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो मैं आपको डिजिटली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वक़्त आप देखिए आपके स्क्रीन पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो मौखिक रूप से भी बोल रहा हूँ और आपको स्लाइड्स के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ। तो डिजिटली आप देख रहे हैं, मौखिक रूप से देख रहे हैं, शायद आप लिख रहे होंगे या आने वाले टाइम में अगर आप किसी को सिखाएँगे, आज जाएँगे किसी के पास तो शायद मार्कर और पेन लेकर के जाएँगे, आप ब्लैक बोर्ड पर भी लोगों को सिखाएँगे, चॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरह से कोई भी सिखाता है, वह वास्तव में शिक्षण कौशल पर निर्भर करता है जो भी उपयोग किया जा रहा है। मतलब आप जो भी टेक्निक यूज़ क कर रहे हैं, चाहे वो मौखिक, लिखित, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल, यही सभी टेक्निक्स को शिक्षण का कौशल कहा जाता है। इसमें आप कितने महारथी हैं, ये आपकी मदद करते हैं। ये सभी कंटेंट्स मदद करते हैं आपको चीज़ों को सिखाने में। और शिक्षक करता क्या-क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप जाएँगे तो आप क्या-क्या करेंगे।
आप जब किसी को सिखाते हैं तो आप जैसे टीचर स्कूल में प्रश्न पूछ रहा है तो आप प्रश्न भी पूछते हैं। मैं आपसे प्रश्न भी पूछता हूँ कई बार विजय पंडित सर आपसे पूछते हैं कि बताइए आपको क्या सवाल है? जयंत सर बोलते हैं कि बताइए आपको क्या पूछना है? तो कक्षा में जब सिखाया जाता है तो प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण दिया जाता है, यहाँ पर भी दिया जाता है, प्रदर्शन करने के लिए बोला जाता है। यस, मैं प्रेज़ेंटेशन करता हूँ, आप भी करते हैं कभी-कभी प्रेज़ेंटेशन। कोई एक्सपेरिमेंट करना हो कि चलिए किसी सवाल का जवाब देना, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। तो बिल्कुल प्रयोग भी करते हैं हम यहाँ पर। कठिन विषयों की व्याख्या करना, बिल्कुल एक टीचर जो है वो कठिन शब्दों की, कठिन टॉपिक्स की, विषयों की व्याख्या भी करता है। कोई टफ टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की जाती है। छात्रों को उत्तेजित करता है जो सिखाता है, बिल्कुल आपको मोटिवेट किया जाता है, इम्पल्सिव किया जाता है और आप खुद हाथ खड़ा करके आगे आते हैं कि हाँ, मुझे भी पूछना है, मुझे भी बताना है। आपको प्रश्न भी दिए जाते हैं। बिल्कुल एक अच्छा टीचर जो होता है वो प्रश्न भी देता है क्योंकि टीचिंग का ये मेन काम होता है क्वेश्चंस ज़रूर दिए जाना। आप देखिए आपको आज भी डायरी लेकर के बैठने के लिए बोला गया है कि आप लिखिए, शायद किसी दिन आपसे पूछ भी लिया जाए। चीज़ों का प्रतीक, उचित दृष्टिकोण के साथ हाव-भाव और आसन का उपयोग करें। मतलब आपको बोला जाता है कि आप लेटिए नहीं, फिजिकल पोस्चर अच्छा रखिए, कपड़े लत्ते अच्छे पहन करके बैठिए, अच्छी एनर्जी में रहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको गाइड की जाती हैं, तो टीचिंग में ये सभी चीज़ें आती हैं। प्रतिक्रियाएँ आपकी जो रिस्पॉन्सेज़ होते हैं उसके हिसाब से ही आपको सुदृढ़ीकरण किया जाता है, मतलब आपको सिखाया जाता है। कभी-कभी आपको अलग-अलग रोल निभाने के लिए भी बोला जाता है। कभी आप होस्ट बन जाते हैं, कभी आप एक अच्छे प्रेज़ेंटर बन जाते हैं, कभी आप बिल्कुल न्यू कमर बन जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें टीचर करवाता है और कभी-कभी टीचर जो होता है बिल्कुल शांत भी रहता है कि चलिए आज मैं सुनने के लिए आया हूँ, आज मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं। तो ये सभी चीज़ों का बड़ा महत्व है, एक टीचर को ये सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बीइंग अ टीचर अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपका मकसद सिर्फ़ बोलना नहीं है, ये सभी भूमिकाएँ निभाना है जिसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अगर फ़ॉलो करते हैं तो ये आपकी भूमिकाएँ हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन सभी गतिविधियों को कक्षा में एक शिक्षक द्वारा व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। देखिए, जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सिस्टमैटिक तरीके से सिखाई जाती हैं। सुबह का सेशन शुरू होता है, ज़ूम मीटिंग पर आप आते हैं, जयंत सर आकर के इंट्रोडक्शन देते हैं, विजय पंडित सर आते हैं। ये सब चरणबद्ध तरीके से रोज़ किया जाता है। तो ये सिखाने की विधि है, तो आप भी जब किसी के पास जाते हैं, डायरेक्ट ₹2250 32 लाख वाली जुमले पर मत आ जाया कीजिए। आप उसको चरणबद्ध तरीके से उस क्रम में लेकर के जाइए, तो वो शायद सीखेगा और आप अपनी बात को उस तक पहुँचा पाएँगे। तो आप इस सीखने-सिखाने के प्रोसेस में थोड़ा-सा योजनाबद्ध तरीके से कीजिए। तो अगर इन सभी गतिविधियों में आप पार्टिसिपेशन करते हैं और ये जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको जो एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, सवाल पूछने से लेकर के लास्ट तक, तो ये सभी चीज़ें जो हैं, इन्हीं को ही शिक्षण कौशल कहा जाता है। तो अगर आप ये सारी स्किलफुल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने स्टाफ को या फिर आप अपने लोगों को सिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल शिक्षण कौशल को इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए शिक्षण कौशल के इम्पोर्टेंस को भी समझिए आप, क्योंकि शिक्षण कौशल जो है वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? अभी मैं आपको कुछ बताऊँ तो आप यूँ समझिए कि शिक्षण कौशल एक शिक्षक के मुख्य कारक हैं। अगर आप एज़ अ टीचर, एज़ अ ट्रेनर आप किसी को कुछ भी सिखा रहे हैं, एज़ अ लीडर आप कुछ भी सिखा रहे हैं, तो आपका जो मुख्य काम है, आपका स्किल जो है वही आपकी गतिविधियों को भी परिभाषित करता है, क्योंकि जैसा आपने सीखा है वही तो आप सिखाएँगे। तो अगर आप स्किलफुल हैं तभी आप स्किल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या पढ़ाया जाना चाहिए और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? आप जब अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को समझाते हैं या आप अपने बच्चे को समझाते हैं, आप अपनी वाइफ को समझाते हैं, तो क्या समझाना है और उसे कैसे समझाना है? अगर आप एक इंटेलिजेंट ट्रेनर हैं, इंटेलिजेंट लीडर हैं, इंटेलिजेंट टीचर हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ा रहे हैं और उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उसके भेजे में बात ठीक से घुसे और उसको ठीक से समझ में आ जाए। और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना भी एक टीचर का ही काम होता है। आप जब कहीं पर भी जाते हैं तो माहौल बनाते हैं या नहीं बनाते? क्योंकि अगर आप माहौल नहीं बनाएँगे तो फिर जो स्टूडेंट है ना वो पढ़ेगा नहीं। माहौल की बड़ी महत्वता होती है। आजकल तो स्कूल में देखिए ऑडियो विजुअल स्टडीज़ होती हैं। एक बच्चे को बिल्कुल ऐसा माहौल दिया जाता है कि उसको लगना चाहिए कि वो स्कूल में छोटे बच्चे जो होते हैं देखिए उनको कार्टून दिखाया जाता है, एनिमेशन दिखाया जाता है। टीचर जो है वो भी हाथी घोड़ा बन के दिखाती हैं कि देखो हाथी ऐसे चलता है, घोड़ा ऐसे आवाज़ निकालता है, कुत्ता ऐसे भौंकता है, तो बंदर ऐसे उछल-कूद मचाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाता है। आप इसके अलावा देखिए कि अगर शिक्षण कौशल के बिना बात करें तो शिक्षण जो है वो नीरस हो जाता है। तो अगर आप किसी को भी कुछ बता रहे हैं, अगर आप एटमॉस्फेयर नहीं बनाएँगे ना तो वहाँ पर बड़ा बोरिंग वाला हिसाब-किताब हो जाएगा। कई बार देखिए अक्सर स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट में बोर होते हैं जिसके टीचर को खुद में इंटरेस्ट नहीं होता, अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आप किसी से भी मिलते हैं, आपसे मिलने के बाद वो आदमी बड़ा खुश होता है, तो आप यूँ समझिए कि आप बड़े
रसहीन आदमी है, आपके साथ कोई भी मिलेगा तो उसके जीवन में उसको लगता है कि बड़ा मज़ा आ रहा है, ये आदमी एनर्जेटिक है, इसके साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बोर हैं तो स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाएँगे, जिसको आप सिखा रहे हैं वो भाग जाएगा आपसे। छात्र शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, ना तो छात्र पढ़ेंगे और ना ही आपकी ये जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अगर कक्षा में अच्छा महसूस ही नहीं करते, तो उन्हें पढ़ाना भी अर्थहीन होगा। अगर आप खुद बोर हो रहे हैं, तो कितनी भी अच्छी बात विजय पंडित सर बताएँ या मैं बताऊँ या कोई भी आकर के बताए, अगर आप बोर हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, पढ़ाना बेकार हो जाएगा, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, आप बता नहीं पाएँगे। आजकल जो है गतिविधि आधारित शिक्षण किया जा रहा है, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है ना, एक्टिविटीज़ बेस्ड आजकल एजुकेशन होता है और सब कुछ बच्चों के लिए होता है, सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए होता है। देखिए, विजय पंडित सर कोई वो नहीं चीज़ सिखाते या फिर इस इन सभी सेशंस में वो नहीं सिखाया जा रहा है जो हमें अच्छा लगता है। ये सभी वो चीज़ सिखाई जा रही है जिससे आपकी बेटरमेंट होगी, आपके अंदर स्किल्स आएँगे, आप जाकर के फील्ड में अच्छा काम कर पाओगे। तो ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स को ध्यान में रख कर के जो इस टाइम मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सभी को ध्यान में रख कर के वो कंटेंट बनाया जाता है कि आप सभी लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके फ़ायदे की चीज़ नहीं होगी, तब तक आपको मज़ा कैसे आएगा? इसी तरह जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो कई बार आप अपने फ़ायदे की बात कर रहे होते हैं, वो सामने नीरस प्रतिक्रिया दे रहा होता है। आपको उसके फ़ायदे की बात करना है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमेशा प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात कीजिए और फीचर से भी ज़्यादा उसके बेनिफिट के बारे में बात कीजिए कि ये बेनिफिट किसी सामने वाले के जीवन में क्या परिवर्तन लाएँगे। तो इसी तरह जब जिसको आप सिखा रहे हैं या जिसको आप बता रहे हैं, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, अगर उसके बेटरमेंट के लिए, उसके बेनिफिट के लिए आप चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनिटली वो आप में इंटरेस्ट ज़रूर लेगा। तो टीचिंग की ये कुछ चीज़ें थी। मैं आपको एक और सब्जेक्ट के ऊपर लेकर के चलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम लोग सभी लोगों को सिखाने जाने वाले हैं, तो मैं और आप टीचर्स ट्रेनिंग का पार्ट हैं इस टाइम। आपने देखा होगा जब भी सब्जेक्ट बदल जाता है, तो एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को नहीं, उससे पहले टीचर्स को ट्रेंड किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग जो है, ये उसी से संदर्भित है। इसमें टीचर्स को वो टेक्निक्स दी जाती हैं कि वो अपने ट्रेनीज़ जो हैं, जो टीचर्स हैं, जो जूनियर टीचर्स हैं, वो अपनी स्किल्स में मास्टरी कर सकें। तो आप यूँ समझिए कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, इससे आप कोई बच्चे नहीं हैं जिनको मैं सिखाऊँगा। आप लोग खुद मास्टर्स हैं और मास्टरी कर जाए और अच्छे से लोगों को जाकर के सिखा पाए, इसके लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप मास्टर करें अपनी स्किल्स को, तो ये टीचर्स ट्रेनिंग का विषय है, इसलिए इसे माइक्रो टीचिंग कहेंगे। मैं इसका मीनिंग हिंदी में भी समझा देता हूँ। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक छात्र शिक्षक, इस टाइम आप छात्र शिक्षक हैं, आप छात्र नहीं है मेरे, आप शिक्षक हैं, लेकिन ट्रेनिंग सेशन में हैं या प्रशिक्षु शिक्षक, मतलब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक कम समय में छात्रों की कम संख्या के साथ में एक संकीर्ण और विशिष्ट शिक्षण कौशल पर जोर देने के साथ पढ़ाने का अभ्यास करता है। मतलब आपको मैं जो चीज़ें सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, उससे आप थोड़े समय में स्किलफुल बनेंगे और आप जाकर के लोगों को बहुत अच्छे से सिखा पाएँगे। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, इसलिए इसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग के कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसे चरणबद्ध तरीके से समझिए। उद्देश्य क्या है पहले समझिए कि इसका उद्देश्य होता है माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है जो शिक्षक प्रशिक्षु को सीखने और नियंत्रित परिस्थितियों में नए शिक्षण कौशल को आत्मसात करने में सक्षम बनाना। मतलब आप जो नई शिक्षण नीति आई है, क्योंकि देखिए अभी आप सब्जेक्ट बदल गया है हमारा, हमारी वेबसाइट बदल गई है, हमारे पास कंटेंट बदल गया है, जितना भी टॉपिक्स थे वो बदल गए हैं। उनमें आने वाले जो स्ट्रक्चर से, स्लैब से पैसों का मापदंड था वो सब बदल गया है। तो जब तक ये आपको नहीं सिखाया जाएगा, आप इसे आत्मसात नहीं करेंगे, तो कहीं पर भी जाकर के आप उसे ठीक से प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे। तो आपको सिखा कर के आप उसको आत्मसात करें, ये हमारा पर्पज़ है। दूसरा उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षुओं को कई प्रकार के शिक्षण कौशल में निपुण बनाना। शिक्षण कौशल में निपुण बनाने का मतलब है, आपके अंदर वो सारी टेक्निक्स होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, आप अपने व्यक्तित्व को डेवलपमेंट कर सकें, आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकें, आप लोगों को नए-नए पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकें। तो ये आपको स्किलफुल बनाने के लिए सेशन है, जिसमें आपके पास सारे के सारे दंड, फंद, छंद होने चाहिए, अस्त्र-शस्त्र, ब्रह्मास्त्र सब कुछ होना चाहिए। आपके तर्कश में हर वो तीर होना चाहिए कि कस्टमर या कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे सामने से कोई भी सवाल कर ले, तो आपके पास उन सभी चीज़ों का जवाब हो। एक टीचर ऐसे ही होता है, वरना बच्चे उसे फँसा देते हैं। कोई भी छोटे से सवाल पे बच्चे अटका देंगे और कहेंगे कि मास्टर जी का पोपट हो गया। तो मास्टर जी का पोपट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मास्टर जी पहले ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप पहले ट्रेंड हो रहे हैं, तो आप अपने स्किल्स को शार्प कर रहे हैं। और एक है कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को शिक्षण में आत्मविश्वास हासिल हासिल करने में सक्षम बनाना। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कई लोग देखिए माइक ऑन करके भी बोल नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे हम सबका यही एक ऑब्जेक्टिव है। हमेशा मैं बताऊँगा ऐसा नहीं है, विजय पंडित जी बताएँगे ऐसा नहीं है या जयंत जी आकर के बताएँगे, अमिताभ जी बताएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप इस शिक्षण पद्धति को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएँगे। ये मंच कोई सिर्फ मैं सिखाऊँगा ऐसा नहीं है।
ये मंच आप लोगों का है। आप लोगों में से बड़े सारे ऐसे शिक्षक आएँगे सामने, जो इस मंच को गाइड करेंगे और बहुत सारे मतलब कम से कम सुबह आप 1000 लोगों की लाइफ को परिवर्तित करेंगे। तो सोचिए आपका आत्मविश्वास होना कितना ज़रूरी है। आत्मविश्वासी बनने के लिए आपको ये सारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसका साइकिल कैसे होता है। माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल है। आप इसे यूँ समझिए कि माइक्रो टीचिंग करने के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, फिर सिखाना पड़ेगा, फिर फीडबैक लेना पड़ेगा, फिर रीप्लान करना पड़ेगा, फिर रीटीच करना पड़ेगा, फिर रीफीडबैक लेना पड़ेगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि आपके लिए काम आएगा। आप कोई भी चीज़ प्लान करें और उसके बाद उसको सिखाएँ। तो मैं आपको इसके स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि माइक्रो टीचिंग साइकिल के 6 चरण हैं। 6 चरण में सबसे पहला जो है वो योजना बनाना, जो मैंने आपको बताया प्लान करना। उसके बाद टीच करना, प्रतिपुष्टि करना, पुनः योजना, फिर से सिखाने फिर से प्रतिक्रिया। तो इनको एक-एक करके समझते हैं हम लोग। ये इसका साइकिल है, आप इसे देख लीजिए। इस तरह का ये इसका साइकिल है, इस तरह का क्रम है और ये इसी क्रम में चलती हैं ये चीज़ें। तो जब आप किसी चीज़ को प्लान करेंगे तभी आप उसको सिखा पाएँगे। तो प्लान करके सिखाने के लिए आप कितना मिनट का समय दिया ये भी देख लीजिए। फिर फीडबैक कितने मिनट लेना है, फिर रीप्लान कितनी देर तक करना है और फिर रीटीच कितनी देर तक करना है। तो इस साइकिल को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ है योजना बनाना। तो योजना का मतलब है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। आपको किसी भी विषय के बारे में संबंधित सामग्री का चयन करना। मतलब आज जब किसी के पास जाते हैं कोई भी टॉपिक पे बात करने के लिए, अब हमारे पास तो टॉपिक एक ही है, पर्ल वाइन के बारे में हम लोग बात करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप किसी भी एमएलएम फील्ड से हो सकते हैं, आप कोई भी शॉपकीपर हो सकते हैं, बिज़नेसमैन हो सकते हैं, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ हो सकती हैं, प्रोफेशनल लेडी हो सकती हैं। ये सभी आपकी फील्ड हैं। तो आप इसमें से किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी बात करना चाहते हैं, तो योजना बनाने का मतलब है आपको कंटेंट तो इकट्ठा करना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आपको ये सभी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद अगर आप इसकी योजना बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो प्रेज़ेंट करना आसान हो जाएगा। किसी भी चीज़ का आप किचन का काम अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, होम मेकर हैं, तो आप घर में अगर खाना बनाती हैं, तो आप ये थोड़ी होता है कि पतीला चढ़ा देती हैं, उसके बाद ढूँढने जाती हैं कि मसाला कहाँ रखा हुआ है, ये कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। आपको अगर कोई भी चीज़ बनानी है तो आप प्रिपरेशन पहले करती हैं, इंग्रीडिएंट्स को पहले रेडी करते हैं और उसके बाद आप गैस ऑन करते हैं और फिर आप खाना बनाते हैं। कई लोग गैस पे पानी चढ़ा देते हैं, उसके बाद गैस जलती रहती है, उसके बाद सामान ढूँढना शुरू करते हैं। अक्सर जेंट्स के साथ ऐसा होता है, तो वो थोड़े से मिसमैनेज तरीके से करते हैं ये, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी इंग्रीडिएंट को अगर आप पहले से तैयार कर लेंगे, तो आपके लिए वो कंटेंट परोसना आसान हो जाएगा। तो योजना बनाना सबसे बड़ी चीज़ है। आप योजना बनाइए और उसके बाद आप चीज़ों को आगे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगर आपने योजना बना ली है तो आपको वो चीज़ सिखानी पड़ेगी। मैंने बोला कि शिक्षण में शिक्षक प्रशिक्षु की गतिविधियों की योजना के अनुसार शिक्षण और शिक्षण की उपयुक्त परिस्थितियों में कौशल के घटकों का उपयोग करना शामिल होता है। आप किसी भी चीज़ को टीच तभी कर पाएँगे, जो भी आपने सीखा है, अगर आपने वो सीखा नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उस चीज़ को टीच कर पाना। तो जो भी अगर कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, अभी देखिए यहाँ पर अगर हमने थोड़ा बहुत भी स्टडी ना की हो, आप लोग जो सवाल पूछते हैं, कई बार इतने तूफ़ानी सवाल पूछते हैं जिसका आंसर ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कहाँ से लेकर के आए ये लोग? इतना मतलब इतने तेजस्वी छात्र हैं कि कहाँ से लेकर के आते हैं ये सवाल? तो इतना तूफ़ानी करते हैं कभी-कभी और अगर यहाँ पे जवाब ना दे पाए कोई तो ऐसा लगता है उनका 10 ग्राम खून पड़ता है कि अरे देखा हमने सवाल ऐसा पूछा। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर कई बार बहुत स्मार्ट तरीके से आपसे ऐसा सवाल पूछ लेता है गोल-मोल कि आपके पास उसका उत्तर नहीं होता। लेकिन आपने इंग्रीडिएंट इकट्ठा किया है, कंटेंट इकट्ठा किया है आपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से स्टडी की है। तो आप उसको टीच भी अच्छे से कर पाएँगे। किसी भी स्थिति को सँभालने के लिए आपके पास साहस और आत्मविश्वास आ जाएगा। अगर आपने कंटेंट अच्छा इकट्ठा किया हुआ है, तो आप उसको सिखा भी अच्छे से पाएँगे। आप बोलते हैं कि विजय पंडित सर बहुत शान से बोलते हैं, बहुत स्मूथ बोलते हैं, बहुत एकदम फ्लुएंट बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट की स्टडी बहुत अच्छे से करते हैं। तो जब आप अपने सब्जेक्ट की स्टडी बहुत अच्छे से करेंगे, तो आप बोल पाएँगे। कई लोगों के साथ आपत्ति ये होती है कि वो उन लोगों को बुलाया जाए तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाते। वो कहते हैं बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत बढ़िया है, बहुत ईमानदार सिस्टम है, कर रहा है काम। इसके अलावा चौथी लाइन उनको नहीं पता कि उन्हें क्या बोलनी है। इसका मतलब उन्होंने अपने सब्जेक्ट के बारे में स्टडी नहीं की है, तो आप अगर सिखाने जाएँगे तो यही 4 लाइनें फिर से गाना गा के आएँगे आप और फिर आपका पोपट हो जाएगा। तो आपको टीच तभी करना है जब आप थोड़ा-सा कंटेंट इकट्ठा कर लें, फिर आप सिखाइए तो आपका आत्मविश्वास और साहस दोनों होगा आपके पास और आप लोगों को गाइड कर पाएँगे। प्रतिपुष्टि को समझिए। प्रतिपुष्टि का शाब्दिक शब्द प्रतिक्रिया का अर्थ शिक्षक प्रशिक्षु को उसके प्रदर्शन के बारे में जानकारी देना। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है कि फीडबैक लीजिए आप, थोड़ा-सा जानकारी देना। मतलब कई बार क्या होता है कि जो ताकतवर बिंदु होते हैं, उसके साथ-साथ कुछ कमज़ोर चीज़ें भी होती हैं। आप जब अपना काम करते हैं, जब आप एज़ अ ट्रेनर काम कर रहे हैं, आप अपने डाउनलाइन को गाइड कर रहे हैं,
तो कई बार हम उसको इतना मोटिवेट करते हैं कि वो चलने के झाड़ पे चढ़ जाता है, उसको ये बताते नहीं कि बेटा तेरी ये कमी भी रह गई है। तूने इन अच्छाइयों पर तो ज़रूर काम किया है, लेकिन ये तेरी कुछ वीकनेसेस रह गई हैं, इन वीकनेसेस के ऊपर भी काम कर ले। तो हम अगर उसको सही दिशा में गाइड नहीं कर रहे हैं, फीडबैक उसको राइट नहीं दे रहे हैं, तो फिर शायद वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आपको 50% पॉजिटिव भी रखना है, तो कम से कम 50% नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट कंसीडर करके चलने हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि नेगेटिव्स को आप ज़्यादा हाइलाइट ना करें। कई बार क्या होता है कि लोगों को बाल की खाल निकालने की आदत होती है। वो किसी की कमियों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि देख तेरी शक्ल ऐसी, तेरी अकल ऐसी, तेरे कपड़े-लत्ते ऐसे, तेरी पर्सनैलिटी ऐसी। वो बेचारा डिमोरलाइज़ हो जाता है। आप अपने स्टाफ को जब भी ट्रेंड करें या जब भी लोगों को एनकरेज करें, तो आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को ज़्यादा हाइलाइट करें, लेकिन कमियों को भी कंसीडर करें, जिनको आपको दूर करना है। तो आप अगर फीडबैक ठीक से लेंगे और ठीक से फीडबैक देंगे, तो शायद सामने वाले को ये पता रहेगा कि मेरी ये ताकत है और इन कमजोरियों के ऊपर मुझे काम करके इनको ताकत में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आप अपने लोगों की पहचान सकते हैं और उनको ठीक से गाइड कर सकते हैं। बशर्ते ये कि आपको ये पहचानना आता हो, तो आप फीडबैक ठीक से लेंगे तो आप ये कर पाएँगे। इसके आगे बढ़ते हैं। पुनः योजना का मतलब है कि आपने जो भी आपने सिखाया है, तो कई बार ऐसा ये भी होता है कि जो आपका ट्रेनी होता है ना, वो आपसे भी डेढ़ शाना होता है। कई बार वो भी चालाक होता है। कई बार हम जिसको बताते हैं, वो हमारा टेस्ट ले रहा होता है। तो आपको ये देखना है कि कई बार वो अच्छी बातें ही बताएगा। आपके आँखों पे भी ऐसा चश्मा पहना देगा कि आपको भी लगेगा नहीं यार सच में बहुत अच्छी बातें बता रहा है ये। तो आपको ये भी देखना है कि जो वो अच्छी बातें आपको बता रहा है, उसके अलावा कुछ वो चीज़ें हाइड कर जाता है। तो आपको अगर आप अच्छे शिक्षक हैं, आप अच्छी तरह से ट्रेंड करने वाले टीचर हैं, तो आपको उसके नेगेटिव पहलुओं की तरफ भी ध्यान देना है। कई बार मुँह से पॉज़िटिव बोलने वाले हमें लगता है बड़ा पॉज़िटिव है और मन मन से पता चलता है कि यार यही आदमी जो है ना वो बड़ा नेगेटिव अंदर से करप्ट है। एक्चुअली वो डरा हुआ है, उसने अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया हुआ, इसलिए वो घबरा रहा है, इसलिए वो अपनी कमियों को छुपाता है और अच्छा-अच्छा बोलता है। कई बार वो लोग लाउड भी बोलते हैं। जो लोग अपनी कमियों को छुपा रहे होते हैं, वो बड़ा तेज़-तेज़ बात करने की कोशिश करते हैं और वो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। तो आप इसके लिए थोड़ा-सा पुनः योजना आपको बनानी है कि ठीक है, इसने जो चीज़ें मुझे बताई वो ठीक हैं, लेकिन जो चीज़ें इसने नहीं भी बताई हैं, वो भी मुझे सुननी है। जैसे आप कभी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, जब वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या आप ये बात सुनते हो? आपको ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। सेल्स की फील्ड में ये सिखाया जाता है कि कस्टमर की एक तो पहली बात किसी भी बात पे भरोसा नहीं करने का। वो जो भी बोलता है वो अपनी मर्ज़ी से बोल रहा है, आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। जब वो बोलता है कि मैं घर पर ही नहीं हूँ, तो कौन भूत रहता है क्या घर पर? वो खुद ही है घर पर, लेकिन आपको टालने के लिए बोल रहा है कि घर पर कोई नहीं है। वो बोलता है कि परसों आओ, कल आओ। वो बोलता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊँगा। अरे भाई घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आज पैसे नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। इसका मतलब हमने डिमांड नहीं क्रिएट की जिसकी वजह से वो पैसे दे सके, हमारी बातों में उतनी वैल्यू नहीं थी, हमारी बातों में उतना दम नहीं था। तो आप थोड़ा-सा पुनः योजना बनाइए और उसको गाइड कीजिए और स्ट्रेंथ के साथ-साथ उसकी वीकनेसेस को भी अपग्रेड कीजिए। वीकनेसेस को दूर करने के लिए हाँ, वीकनेस बढ़ाने के लिए नहीं। फिर से सिखाइए। रीटीचिंग का मतलब होता है कि जब जो भी छात्रों का समूह आपने जिसको भी कुछ भी पढ़ाया है, अगर सब्जेक्ट बदल जाता है, तो आप डायरेक्ट जाकर के किसी को नहीं पढ़ा सकते। अभी देखिए जैसे सब्जेक्ट बदला है हमारा पूरा वेबसाइट बदल गया है, पूरे कंटेंट्स चेंज हो गए हैं, तो इस वक़्त डायरेक्टली क्या आप जाकर के किसी को सिखा रहे हैं? बहुत दिनों से प्लान प्रेजेंटेशन के पीडीएफ्स तैयार किए जा रहे हैं। अभी जाकर के विक्टरी स्कूल ने वो चीज़ तैयार कर ली है। अब धीरे-धीरे ये चीज़ें स्ट्रक्चर स्लैब्स, अमाउंट ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी और जब आप ये सीख जाएँगे, तो फिर आप जाकर के इसे दूसरे लोगों को सिखा पाएँगे और इसी से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका प्रदर्शन जो है वो बेहतर होगा। क्योंकि डायरेक्टली आपको कंटेंट दे दिया जाता है और बोला जाए कि चलिए आप प्रेज़ेंटेशन कीजिए, तो प्रेज़ेंटेशन नहीं हो पाएगा। आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आप जब भी कहीं पर जॉइनिंग करते हैं, तो वहाँ पे किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको सिखाना है, तो पहले आपको किसी और का प्रेज़ेंटेशन दिखाया जाता है, किसी और की ट्रेनिंग में आपको रखा जाता है और धीरे-धीरे करके आप उसको कॉपी करते हैं और फिर आप जाकर के पारंगत होते हैं। तो फिर से सिखाने का मतलब यही है कि अगर आपका कोई भी स्टाफ, कोई भी ट्रेनी अगर ठीक से नहीं सीख पा रहा है, तो आप उसे फीडबैक लीजिए और ये 5-6 चरण आप फ़ॉलो कीजिए, योजना बनाइए फिर से और आप फिर देखिए आप उसको जब सिखाएँगे, तो शायद वो उस चीज़ को ठीक से कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। चलिए पुनः प्रतिक्रिया है एक इसमें एक ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो भी जिस भी दिशा में कुछ भी चल रहा है, आप कुछ भी सिखा रहे हैं, उसमें संशोधन ज़रूर कीजिए। व्यवहार संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। आप कैरेक्टर वाइज़ कैसे डेवलप हो रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर आप इस महत्वपूर्ण घटक की बात समझेंगे, तो शिक्षक प्रशिक्षुओं को व्यवहार संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप अपने व्यवहार में कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर लाइए क्योंकि कुछ लोग ढुलमुल तरीके के हैं, उनको रोज़ एक ही बात बताई जाए, लेकिन उनको ये चीज़ पटती नहीं है, वो चीज़ अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होते।
तो आपकी जो व्यवहार है उसमें भी डेफ़िनेटली यू टर्न आपको लाना पड़ेगा। आप जैसे थे वैसे हैं और वैसा ही चल जाएगा और वैसे ही महान बन जाएँगे आप, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये स्कूल रोज़ सुबह 7 बजे खुल जाता है। सोचिए कि इस इंस्टीट्यूशन को सुबह 7 बजे खोलने के लिए अपने व्यक्तिगत व्यवहार में कितना बदलाव लाना पड़ा होगा सभी लोगों को। आज अगर इसमें 1000 लोग बैठते हैं, तो 1000 लोगों ने कहीं न कहीं बाकी लोगों से अपनी मानसिकता को बदला होगा। तभी आज जाकर के वो अपने लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना पाए हैं। और शायद ये वही लोग हैं जो आगे चल कर के लोगों को बहुत अच्छे से गाइड भी करेंगे और ट्रेंड भी कर पाएँगे। तो आप अपने व्यवहार के अंदर भी चेंजेस पाएँगे अगर आप अच्छी टीचिंग स्किल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई इनकी अवधि है, एक सेट टाइम ज़ोन है, आप इसको समझ लीजिए जैसे शिक्षण समय का अवधि था, मैंने बोला कि आपको प्लान करके लगभग 6 मिनट तक सिखाना है। प्रतिक्रिया लगभग 6 मिनट तक आप जब फीडबैक लेते हैं, कम से कम 5 से 6 मिनट अपना फीडबैक ज़रूर लीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कोई भी चीज़ समझा रहा होता है, हम कहते हैं, "हाँ, हाँ, समझ में आ गई" और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और फिर जाकर के फेल हो जाते हैं। तो कम से कम 5 से 6 मिनट अपना आत्म-मंथन ज़रूर करें रेट्रोस्पेक्शन करें अपना और अपना फीडबैक ज़रूर लें। पुनरावृत्ति ये चीज़ें दोहराएँ, 12 मिनट तक वापिस से इस चीज़ों का अभ्यास करें। रीटीचिंग को 6 मिनट तक करें और पुनः प्रतिक्रिया को भी 6 मिनट तक दोहराएँ। जो भी प्रोसेस आपने किया है, अपने व्यवहार को चेक करें और उसको रिपीट करें। चलिए, मैंने ये सभी चीज़ें बताई आपको, आप इस प्रोसेस को ज़रूर फ़ॉलो करेंगे, लेकिन एक शिक्षक को जो सिखाने का तरीका होता है, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उदाहरण। देखिए, कई बार टीचर जो है ना, वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो एग्ज़ाम्पल्स नहीं देते। कई बार वो थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं। अगर विद एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ समझाई जाए, तो जल्दी समझ में आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरल चित्रण के उपयोग के साथ पढ़ाना शुरू करना चाहिए। अगर आप किसी को भी बताना चाहते हैं, तो उसको सरल चित्रों के साथ बताइए। अभी मैं अगर आपको बोलूँ कि आप जो है वो सफ़ेद हाथी के बारे में सोचिए। तो इस वक़्त अगर आप जितने लोग भी बैठे हैं, सब लोगों की आँखों के सामने हालाँकि हाथी सफ़ेद देखा नहीं होगा आपने, थाईलैंड में पाया जाता है, लेकिन सफ़ेद हाथी बोलते ही आपके दिमाग में सफ़ेद हाथी का चित्र बनता है। मैं आपको अगर बोलूँ कि आप अपने स्कूल डेज़ को याद कीजिए, तो स्कूल डेज़ जैसे ही मैं बोलूँगा, आपको अपना क्लासरूम भी याद आएगा, आपको अपने टीचर भी याद आएँगे, शायद स्कूल का ग्राउंड भी याद आएगा, स्कूल की कैंटीन भी याद आएगी, आपके बैठे हुए बेंच पे दोस्त भी याद आएँगे। क्योंकि ये चित्रण है, हमारे दिमाग जो है वो पिक्चर ब्रेन होता है, ये सारी की सारी मेमोरीज़ को पिक्चर की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो बिल्कुल आपको ये याद आएगा और अगर नहीं कुछ तो मैं आपको बोलूँ कि चलिए ठीक है आप अपनी शादी का दिन याद कीजिए। तो आपको अपनी शादी का दिन बिल्कुल लाइव दिखाई देगा। भले ही आपकी शादी 20 साल पहले हुई हो या 30 साल पहले, आप उस घटना को तुरंत देख पाएँगे, विजुअलाइज़ कर पाएँगे। तो इसी तरह से देखिए दिन तो बाकी भी बीते हैं लेकिन शादी का दिन याद है हमें। तो जितने लोग भी हैं, वो चित्रों की भाषा समझते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन स्टोर ही चित्रों की फॉर्म में चीज़ों को करता है। तो आप चित्रों का उपयोग कीजिए और चित्रों के साथ में लोगों को सपने दिखाना शुरू कीजिए। अपने प्लान को अगर आपको किसी को देना है, तो उसको बताइए कि उसके जीवन में किस तरह से बदलाव आ सकते हैं, कैसे उसके जीवन में बुढ़ापे में उसके पास अच्छा पैसा हो सकता है, कैसे उसकी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो सकती है, कैसे बेटी को बतौर दहेज वो बहुत कुछ दे सकते हैं और अपने बेटे के लिए बतौर विरासत बहुत कुछ छोड़ सकते हैं। तो जब ये कोई भी चीज़ विजुअलाइज़ करेगा ना, आप फीमेल है ना बेचारी वो थोड़ी-सी भावुक होती हैं, आप उन्हें सिर्फ़ एक साड़ी के लिए भी मोटिवेट करेंगे ना कि मैडम आप इससे जुड़िए, आप महीने में 1 साड़ी ज़रूर खरीद पाएँगे। फीमेल्स बेचारी इसी से ही एक्साइटेड हो जाती हैं, छोटे-छोटे सपने होते हैं उनके, छोटी-छोटी चीज़ों से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। तो आप चित्र तो दीजिए, आप बताते रहते हैं मेरा प्लान, मेरा गणित, मेरा ये कैलकुलेशन आप देखिए ये लाख, ये करोड़, ये अरब, ये खरब। इनकी कोई पिक्चर ही नहीं है, अरब-खरब की कोई पिक्चर है ही नहीं है। लेकिन हाँ, खूबसूरत घर की पिक्चर है, आप घर की पिक्चर बनाइए, आप उनको गाड़ी पूछिए कि उनको कौन-सी गाड़ी पसंद है, तो एक दिन उनके दरवाजे के सामने वो गाड़ी खड़ी होगी, आप उनको इमेजिन करवाइए। बाइक किसको पसंद है, कोई भी कॉलेज गोइंग को लड़के को अच्छी बाइक पसंद होती है, आप पूछिए कि कौन से मॉडल का बाइक उसको चाहिए, तो आप देखिए वो बिल्कुल आँखों के सामने उसको वो बाइक दिखाई देगी कि यस, ये बाइक मुझे चाहिए। तो चित्र जब होते हैं, तो एक आदमी को विजुअलाइज़ करना बड़ा आसान होता है, तो आप चित्रों से लोगों को सिखाइए इसलिए आजकल एनिमेशन और ग्राफिक्स के ज़रिए स्कूल में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। एक ये भी हो सकता है कि अगर उदाहरण में बताई गई कुछ जानकारी काफ़ी इफेक्टिव भी हो सकती है और कुछ अप्रासंगिक भी हो सकती है, प्रासंगिक भी हो सकती है। मतलब अगर चित्र जटिल दे देंगे आप बोलते हैं कि समुद्र के नीचे जाइए, पत्थर होगा, पत्थर को हटाइए, एक बर्तन होगा, बर्तन को खोलिए, उसमें फिर पानी होगा, उसका कलर देखिए। अरे कन्फ्यूज़ हो जाएगा वो आदमी, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि साँस कहाँ से ले और आगे का आप जानते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप कोई भी सरल चित्रों का इस्तेमाल कीजिए। सरलता जब आप सामने वाले को परोसेंगे, तो वो बड़ी जल्दी विज़ुअलाइज़ कर लेगा। सरल उदाहरण होना चाहिए। जटिल काम को करने के लिए भी आप अगर सरल उदाहरण देते हैं, तो सामने वाला उसको बहुत आसानी से कर जाएगा। कई लोग प्लान जब बताते हैं ना, तो थोड़ा एनिमेशन की फ़ॉर्म में बताया कीजिए। आजकल आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखिए, एनिमेशन की फ़ॉर्म में वीडियोज़ आते हैं।
अगर लकड़हारे की कहानी सुनानी है कि लकड़हारे के 4 बेटे थे, तो फिर वो छोटा-सा एनिमेशन दिखाएँगे कि 4 अलग-अलग कार्टून दिखाएँगे, फिर वो लकड़ी का बंडल लाएँगे, फिर वो एक-एक तोड़ते हुए दिखाएँगे, फिर चारों को एक साथ नहीं तोड़ पाएँगे, एकता में बल। तो इस तरह से वो पिक्चर की फॉर्म में जब दिखाते हैं, तो लोगों को बच्चों को याद रह जाता है। इसीलिए जितने भी बच्चों के कार्टून्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा चलने वाले कंटेंट होते हैं घरों में। मैं और आप मेरे घर में 2-2 टीवी हैं, लेकिन एक बेटी ने कब्ज़ा कर रखा है, दूसरी बेटी ने कब्ज़ा कर रखा है। आपके घर में भी यही होता होगा। जब बच्चे कार्टून पे बैठ जाते हैं देखने के लिए, तो आप देखिए कई बार हम भी कार्टून देखने में रस ले रहे होते हैं, क्योंकि कार्टून को हम इमेजिन कर पाते हैं, वो कैरेक्टर कहीं न कहीं हमें हमारे जैसा लगता है। बच्चों को वो कैरेक्टर उनके जैसा लगता है, तो आप एनिमेशन बनाइए, लोगों को पिक्चर इमेजिन करवाइए और बिल्कुल वो उसे अच्छे तरीके से करना पसंद करेंगे और उनको समझ में आएगा और इवन आपकी टीम को भी आप इसी तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। जब आपने सब कुछ समझा दिया है, अब मैंने सब कुछ समझा दिया है, तो आप सामने वाले से भी कुछ उदाहरण ले लिया कीजिए। कई बार जब यहाँ पे बताने के बाद फीडबैक लिया जाता है कि चलिए आप इसी टॉपिक के बारे में फीडबैक दीजिए, तो लोगों के पास एग्ज़ाम्पल ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने शायद ध्यान ही नहीं दिया होता। तो अगर तो आप एग्ज़ाम्पल दे पाते हैं, इसका मतलब आपने अपनी बुद्धि के दरवाजे खोले और अच्छा उदाहरण दिया, आपको इसका मतलब समझ में आया। लेकिन अगर आप उदाहरण भी नहीं दे पाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके सीखने में दोषपूर्ण तरीका है। आपने कहीं न कहीं सीखने में थोड़ी-सी कोताही की, आपने इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना। तो आप उदाहरण ज़रूर सामने वाले से पूछिए कि जो मैंने समझाया वो आपको कितना समझ में आया? आपको कौन-सा एग्ज़ाम्पल समझ में आया? कैसे रिलेट कर पाए आप? तो जब आप इस तरह से सवाल-जवाब करेंगे और उनसे उदाहरण माँगेंगे, तो वो बता पाएँगे कि उनकी लाइफ़ में आपके सिखाने से क्या बदलाव हुआ और कौन-सा एग्ज़ाम्पल वो दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप सामने वाले के जो फीडबैक है वो समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अच्छी शिक्षण मॉडल होना चाहिए हमारा, हम लोगों को अच्छे से सिखा पाएँ। तो उसमें रणनीतियाँ बनाइए, तकनीकों का इस्तेमाल कीजिए, नई-नई शिक्षण विधियों को आप उसमें शामिल कीजिए। कैसे सिखाना है, आपके पास डायरी है, आपके पास नोटबुक है, आपके पास बुक है जो विक्टरी स्कूल शायद थोड़े दिनों में बना लेगा, मैं भी बना लूँगा। शायद वो है आपके पास। लेचा-पेचा करके मत बताइए, पता चला एक पेपर जेब में रखते हैं, कभी उसके ऊपर लिखते हैं, कभी नीचे लिखते हैं, कभी कॉर्नर में लिख कर के आप हज़ारों करोड़ का प्लान समझाते हैं। नहीं, आपके पास थोड़ा-सा अलग-अलग विधियाँ होनी चाहिए कि आप उसको अ, पीडीएफ के थ्रू समझाते हैं, वीडियो के थ्रू समझाते हैं, ऑडियो के थ्रू समझाते हैं, खुद लिख करके समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? आपके पास विधियाँ होनी चाहिए। आदेशात्मक उद्देश्य मत अनुदेशात्मक उद्देश्य मतलब आप आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। शिक्षण में मददगार सामग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास हर वो चीज़ होनी चाहिए जिससे आप अपने प्लान को, अपने सिस्टम को ठीक से समझा सकें। अच्छा शिक्षण और शिक्षण का माहौल होना चाहिए। कभी भी किसी को भी प्लान देने के लिए सड़क पे चलते-चलते मत बताइए। आप पहले एक रेपो सेट कीजिए, क्योंकि आजकल टेलीफ़ोनिक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो टेलीफ़ोन पे बातचीत कीजिए, ठीक से पहले हाल-चाल पूछिए, व्यवहार पूछिए, काम-काज का स्टेटस पूछिए, घर-परिवार, एरिया की स्थिति पूछिए, थोड़ा कोरोना के बारे में भी पूछिए, गाइड भी कीजिए हेल्थ के बारे में और फिर अपना प्लान भी परोसिए। माहौल बनाएँगे तो कोई भी चीज़ जो है वो अच्छे से आप फॉरवर्ड कर पाएँगे और छात्रों के लिए सीखने की स्थिति का निर्माण भी कीजिए। मतलब आप जिन्हें बता रहे हैं, अगर उनके बुद्धि में आपने पहले स्पेस नहीं तैयार किया, मतलब जैसे ग्लास भरा हुआ है अगर, अगर आप उसे खाली नहीं करेंगे तो आप उसमें कुछ भर नहीं पाएँगे। तो थोड़ा-सा कई बार कई लोग कचरे से भरे होते हैं, दुनिया भर के प्लान्स कर के थक चुके होते हैं, तो कई बार थोड़ा-सा उनका कचरा जो है वो हटाना भी है और कचरा हटाएँगे तो एकदम स्टेबल हो जाएगा वो आदमी। खाली पात्र में भरा जा सकता है, भरे पात्र में भरना असंभव होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले जो भरे-भराए लोग हैं, उनको थोड़ा-सा खाली कीजिए। लोग डायरेक्ट प्लान भेज देते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैंने भेजा था, तुमने देखा क्या? जॉइन कभी कर रहे हो? और वो सामने वाला ब्लंटली मना कर देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो मना कर देता है। तो आप थोड़ा-सा सीखने की स्थिति बनाइए पहले, शायद 1-2 कम्युनिकेशन 1-2 बार आपको ऐसे ही करना पड़े, हाल-चाल से करना पड़े। तीसरी बार आप गुंजाइश बना लेंगे कि आप उसको जो कुछ भी बताएँगे, वो सुनने और समझने की स्थिति में होगा। तो लर्निंग और टीचिंग के बारे में आज मैंने टीचिंग के बारे में बताया और मेक श्योर मैं अगले हफ्ते आपको डुप्लीकेशन के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो कुछ स्टेप्स हैं मैंने ये तैयार किए थे, होप सो आपके ये काम आएँ और अगर आप इनमें से कुछ भी फ़ॉलो कर पाएँगे, तो शायद आप अपने लिए स्थितियाँ अच्छी निर्माण कर पाएँगे और एक बेहतरीन टीचर की तरह, एक बेहतरीन शिक्षक की तरह आप लोगों को ट्रेन कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने समय दिया सीखने के लिए और मुझे अवसर दिया आप लोगों को बताने के लिए। आप सभी लोग सीखते रहिए और जुड़े रहिए, कोई कसर रह गई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के, एक आदमी को ढूँढने से लेकर के, एक आदमी को कन्वर्ट करने तक, सिस्टम में लाने तक। काफ़ी सारा इंग्रीडिएंट मैंने इकट्ठा करके यूट्यूब पे डाला हुआ है और बहुत ही जल्दी आपको विक्ट्री स्कूल का एक अलग से चैनल मिलेगा, जिसपे जो भी एजुकेशन होती है, वो सारे के सारे कंटेंट आपको मिल जाया करेंगे। तो जब भी चैनल बन जाए, जयंत जी आपको बताएँगे, आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।